बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो लेक्चर इसमें है सेल टैक्स के मतलब कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर STRN जिसको हम कहते हैं, वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली है क्या और इसका पर्पस क्या है। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जिस तरह आपका एनटीएन होता है, मतलब जो आपका एनटीएन है वही आपका सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो जब आप इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको एक नेशनल टैक्स नंबर अलॉट किया जाता है। जब आप FBR के साथ रजिस्टर होते हैं, वो नेशनल टैक्स नंबर जो एनटीएन है वही आपके सेल्स टैक्स के लिए भी और इनकम टैक्स के लिए भी होता है। इनकम टैक्स के लिए जब आप रजिस्टर होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सेल टैक्स के साथ भी रजिस्टर हों। सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर होने के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं और आप तब सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर होते हैं। तो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है ये इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन से डिफरेंट है। इसकी रिटर्न्स भी डिफरेंट होती हैं और इसका साइकिल भी डिफरेंट होता है। हम इसके मतलब जो है वो डिटेल से आगे करते हैं स्टडी कि सबसे पहले तो ये है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर किन लोगों के लिए ज़रूरी है, यानी कि कौन से लोग हैं जिनको ज़रूरी है कि वो सेल्स टैक्स के साथ रजिस्टर हों और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और इसमें क्या कंपल्शन है, मतलब इसमें हमें क्यों ज़रूरी है कि हम सेल टैक्स के लिए रजिस्टर हों। कुछ लोग जो है वो ऐसे ही जो है जब एनटीएन बनवाते हैं तो अगर उनसे कंसल्टेंट पूछता है आप इसने सेल टैक्स के साथ भी रजिस्टर होना है तो वो कह देते हैं जी हमने होना है। हालांकि उनको इसका पर्पज़ नहीं पता होता है कि सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन जो है ये बेसिकली दो पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती है। एक ये कि आपकी कोई लोकल सेल है, ठीक है, तो लोकल सेल आपको मैंने कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसकी जो लोकल सेल करते हैं, या फिर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो उसकी लोकल सेल करते हैं, उसके ऊपर आपको सेल टैक्स, या फिर आप जो है एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट का लाइसेंस आपने बनवाना है, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनवाना, उसके लिए भी आपका सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी ज़रूरी होती है। तो जैसे आप PSW के साथ रजिस्टर होते हैं या वीबॉक के साथ। PSW क्या है, वीबॉक क्या है, इसके ऊपर एक अलग से जो है तफसीली हम लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। तो ये बहरहाल आपके एक्सपोर्टर्स जब रजिस्टर होते हैं अपनी कंपनी के नेम पे कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी जो है वो सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करना जो है वो लाजमी होता है। अच्छा, अब सेल्स टैक्स की रिटर्न्स, सेल्स टैक्स से आप रजिस्टर हो गए, लेकिन सेल्स टैक्स से रजिस्टर होने के बाद आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें काम होता है वो ये होता है कि सेल टैक्स की मंथली रिटर्न्स। इसकी रिटर्न्स मंथली होती हैं जो कि आपने हर मंथ सबमिट करवानी होती हैं। वो बेशक नील है, आपने कोई किसी किस्म का बिजनेस नहीं किया, आपने नील सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी जमा करवानी है। तो इसमें जो है अगर आप ये सेल्स टैक्स जमा नहीं करवाते या आपकी सेल्स टैक्स डिले हो जाती हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि सेल्स टैक्स रिटर्न्स अगर लेट हो जाए तो उस सूरत में आपके अगर सेल्स टैक्स आपको प्रीवियस 6 मंथ्स तक की सेल्स टैक्स रिटर्न्स जो है ये फाइल करने का इख्तियार होता है। इससे ज़्यादा अगर आपकी पेंडिंग हो 6 महीने से ज़्यादा की पेंडिंग हो जाएंगी तो फिर आपका क्या होगा कि जो अकाउंट है IRS का और जो EFBR का जहाँ पे आपने सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी है वहाँ पे आपकी जो सबमिशन है ये ब्लॉक हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको जो है ADC एडिशनल और डिप्टी कमिश्नर जो FBR का है आपका रेलिवेंट यूनिट ऑफिसर, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आप जो है वो सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करवा सकेंगे। अदरवाइज आप सबमिट नहीं करवा सकते। और फिर दूसरी बात ये है कि जितनी लेट हो जाएंगी, जितनी रिटर्न लेट हो जाएगी तो हर मंथ का 10,000 आपको एक रिटर्न का फाइन भरना पड़ेगा। तो इसलिए का लिए फिर ये जितनी ज़्यादा लेट करते जाएंगे आपको फ़ाइन उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो अगर आप जमा ही ना करवाएं, जैसे एक रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था कि एक दोस्त ने बस ऐसे ही एनटीएन बनवाया कोई आज से कोई 10-12 साल पहले, और उसके बाद फिर वो जो है साथ ही उसने ये सेल टैक्स के साथ भी रजिस्टर हो गया, फिर बाहर चला गया, उसने बस बिजनेस रजिस्टर करवा लिया था, ना उस पर कोई बिजनेस था ना कुछ ना कुछ। तो उसमें क्या हुआ कि अब जो है 10-12 साल के बाद वो ब्लैक लिस्ट हो गया FBR के साथ, और उसका जो है कोई तकरीबन 6-7 लाख रुपया ये फाइन उसका पेंडिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये फ़ाइन आपको जो है वो हर सूरत पे करना पड़ेगा, या अगर आपने फ़ाइन नहीं पे करना, आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए अपील में जाना पड़ेगा कि अगर आपको FBR ने आप ब्लैक लिस्ट कर दिया है तो फिर आपको क्या करना, फिर आपको या तो फिर फ़ाइन जितना आपका पेंडिंग हुआ है वो फ़ाइन सारे का सारा आपको पे करना पड़ेगा,
یا پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ نے اس کے اپیل میں جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمشنر اپیل کے ساتھ آپ اپیل کریں گے، وہ آپ کا ٹیکس کنسلٹنٹ کرے گا اپیل، یا اس کا اپیلیٹ ٹریبیونل میں آپ کی اپیل جائے گی، پھر وہاں سے آپ کو اگر کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ آپ کو پھر فائن بھرنا پڑے گا۔ تو جب آپ سیل ٹیکس سے رجسٹر ہوتے ہیں، آپ ایز اے ایکسپورٹر رجسٹر ہوتے ہیں، یا پھر آپ کا کوئی لوکل بزنس ہے واٹ ایور، اگر سیل ٹیکس کے ساتھ آپ رجسٹر ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ریٹرن بھرنے میں بالکل کوتاہی نہ کریں، آپ کو ایک پرماننٹ کنسلٹنٹ ہائر کر لیں، بے شک نیل ہے بزنس، پھر بھی آپ نے منتھلی سیل ٹیکس اپنی لازمی سبمٹ کروانی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے سیل ٹیکس کیا ہے، سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر کیا ہے، سیل ٹیکس ریٹرن کب جمع ہوتی ہے، یہ ہر منتھ میں جمع ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو کیا ہوگا، آپ 6 منتھ تک کا ڈیلے ہو جائے تو ڈیٹس اوکے، آپ پچھلے 6 منتھ تک کی ریٹرنز جو ہیں وہ سبمٹ کروا سکتے ہیں، ادروائز اس سے زیادہ لیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو فائن پے کرنا پڑے گا اس کا، یا اگر فائن بھی نہیں پے کرتے، ریٹرن بھی جمع کراتے تو آپ بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہم آپ کے سامنے سیل نمبر آ رہا ہے، ہمارا ایزی فائل ہے، ٹیکس ریٹرن کمپلائنس کے حوالے سے ہم ٹیکس اینڈ کارپوریٹ لا کنسلٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی سیل ٹیکس کا، انکم ٹیکس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ہائی کورٹ میں، اپنے ٹریبیونل میں، یا FBR آفس میں، تو پلیز فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس ایٹ دس گیون نمبر۔ تھینک یو۔